हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड ये जो हमारी न्यू सीरीज है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसको एंजॉय कर रहे होंगे। एक दो जरूरी बातें जो सबको पता होनी चाहिए, जो भी चैनल पर न्यू स्टूडेंट विजिट कर रहे हैं वो दो चीज़ों का बड़ा ध्यान रखेंगे कि टेलीग्राम चैनल है एक एग्जामोस्फेयर बीए ग्रेजुएशन के नाम से, है ना। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि इस तरीके से दिखता है चैनल। यहाँ आपको सारी अपडेट मिलती है इंपॉर्टेंट, आपका चाहे सिलेबस हो या कोई नॉर्मल सब्जेक्ट कंटेंट हो या फिर कुछ भी प्लेलिस्ट चाहिए, आपको कोई लिंक चाहिए, सो सारे आपको यहाँ अवेलेबल हैं। तो आप इसको जरूर से ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी अपडेट टाइम से मिलती रहे, कुछ मिस ना हो। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसकी लेक्चर सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो आप इसे देख सकते हैं जो भी देखना चाहें। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये ना वैक का सब्जेक्ट है। सो आप इसको देख सकते हैं। इसकी जो प्लेलिस्ट है, जितनी भी ये चीजें स्क्रीन पर लिख रही हैं, चाहे इंडिया फॉरेन पॉलिसी हो, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, इन सबकी आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप वहां से इजीली देख सकते हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे ड्यू के रेगुलर स्टूडेंट हो, एनसी वेब वाले हो, इग्नू या ड्यू एसओएल, इवन कोई दूसरी यूनिवर्सिटी भी है जो स्टेट वाली है। कुछ कुछ सब्जेक्ट आपके कॉमन होते हैं, बट आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगी जो अदर स्टेट वाले हैं कि आप सिलेबस मैच कर लें या फिर आप अपना कंटेंट मैच कर लें। जो यूनिट होती है, यूनिट के नेम अगर कॉमन है तो आप जरूर देखकर अच्छे खासे नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है अभी भी, और उन तक ये चीजें पहुंचे। क्योंकि कोशिश मेरी यही रहती है जितना इजी से इजी लैंग्वेज में आप तक मैं अपनी बात पहुंचा सकूं, कंटेंट डिलीवर कर सकूं, कि आप एक बार बस उसको समझ लो और अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख के आ जाओ, ठीक है। सो बस यही मकसद है शेयर कराने के लिए। बाकी सब्सक्राइब का टारगेट आपको पता है 5000 का है, और बड़े स्लो से चल रहे हो आजकल तुम लोग, तो थोड़ा सा करो कोशिश, है ना, मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बूस्ट हो ताकि। बाकी करते हैं शुरू। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये आपका मेन सब्जेक्ट है। सो आज हमारी यूनिट फर्स्ट की सेकेंड पार्ट हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, भाग 2। सो यूनिट फर्स्ट का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो पार्ट 1 है वो हम कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा, पहले वो देख के आएंगे फिर ये देखेंगे, क्योंकि वो कंटिन्यू अगर आप देखोगे तभी वो समझ आपकी डेवलप होगी। सो टॉपिक का नाम है डिबेट ऑन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फेडरलिज्म। मौलिक अधिकार पर जो भी आपकी बहस है, कोई भी आपके जो भी केसेस वगैरह है, वो सब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड हम कुछ चीजें देखेंगे। संघवाद, तो जो भी डिबेट्स हैं वो सारी की सारी चीजें आप देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। इंट्रोडक्शन की बात अगर करें तो देखो, सबसे बड़ी बात है जो हम सबको पता है, आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट है वो इस चीज को बखूबी समझते हैं क्योंकि वो पढ़ के आए हैं ये सारे सब्जेक्ट्स को, राइट को, लिबर्टी को, जस्टिस को, ठीक है। बाकी जो अदर स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी सिर्फ देखो, आपको मैंने बेसिक्स फर्स्ट वीडियो में भी बताया, बट ये बेसिक बातें जो हम सबको पता है कि हाँ हमारे कुछ राइट्स होते हैं, अगर आपको अपना डेवलपमेंट करना है तो बिना राइट्स के आप कर नहीं सकते, राइट। तो राइट बहुत जरूरी है, अगर राइट जरूरी है तो आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है आपकी कंट्री के प्रति, है ना। बदले में मिलते हैं ना हमें अधिकार की, अगर हमें सरकार अधिकार दे रही है, एक्चुअली सरकार नहीं देती, हमारा संविधान ने दिया हमें राइट्स, तो आप बदले में कुछ ड्यूटीज भी अपने देश के प्रति करोगे, है ना, कुछ आपके कर्तव्य बनते हैं। सो आप वो ड्यूटीज फुलफिल करोगे। सो ये बैकग्राउंड है थोड़ा सा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। राइट जो है बहुत मेजर कंडीशन है, बहुत असेंशियल है सिटीजन के लिए, टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर। अगर आपको कहते हैं ना, अगर किसी भी देश में नागरिक को अगर उसको सम्मान मिले, प्रॉपर उसकी गरिमा का सम्मान रखा जाए, पूरा आदर सत्कार किया जाए, तो एक कंट्री बहुत ज्यादा कहते हैं ना डेवलपमेंट का स्कोप रखती है, क्योंकि लोगों के अंदर विलिंगनेस होगी, विल पावर होगी। सो ये जरूरी है। अगर आप इंग्लैंड का देखोगे तो इंग्लैंड में भी पीसफुल रेवोल्यूशन हुआ था, किस चीज के लिए, कि लोगों को इक्वालिटी मिले, राइट टू लाइफ मिले, डिग्निटी एंड ऑनर मिले। क्योंकि शुरुआत में क्या होता था ना, ये राइट्स आपको दिए नहीं गए थे, आपने इनकी डिमांड्स की थी कि हाँ भाई हमें वाकई में इस चीज की जरूरत है, ठीक है। तो आप देखोगे कि वर्ल्ड में अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम पे इनकी डिमांड्स उठी, अलग अलग तरीके से फुलफिल हुए। इंडिया का भी सिनेरियो हम सबको पता है, पर इंडिया की एक खास बात है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कई क्लासेस में, कि इंडिया ऐसी कंट्री है जिसने जिस टाइम पे हमने इंडिपेंडेंस अटेन किया, हमने जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब जो आपका राइट टू वोट है ना, वो हमने अपने मेंस को और विमेंस को एक साथ दिया है। मतलब इंडिया में एटलीस्ट ये वाली कहानी नहीं रही कि हमने पहले मेंस को दिया फिर हमने विमेंस को दिया, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये काफी बड़ी बात है हमारे लिए। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट का अगर आप देखोगे तो वहां पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स 1791 आप ये देख रहे हैं, ठीक है, वहां पर डिक्लेरेशन ऑफ राइट 1791 में डिक्लेयर किए गए, है ना। इसका मतलब है कि अधिकारों की घोषणा की गई वहां पे अमेरिका में 1791 में। कौन कौन से अधिकार की बात हुई वहां पे, बेसिकली जो मेजर है, लिबर्टी,
ठीक है, मतलब आपकी स्वतंत्रता होगा, इक्वालिटी समानता। इसके अलावा परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस फॉर ऑल इट्स सिटीजन, अपने लोगों को इक्वली ट्रीट करके, मतलब जिस तरीके से आप राइट्स दे रहे हो ना, तो भाई हाँ कि अब लोगों के लिए अवेलेबिलिटी है कि हाँ भाई अब आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हो, अब आप अपनी खुशी के लिए काम कर सकते हो अपने हिसाब से, राइट। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स आर प्लेस्ड इन द चैप्टर थर्ड। अगर हम देखें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, आपने थोड़ा सा इंग्लैंड का देखा कि वहां भी लोगों ने स्ट्रगल किया, फिर अमेरिका की बात हुई। अगर हम अपनी बात करें इंडिया की, सो इंडिया में भी तो फंडामेंटल राइट हमने दिए हुए हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से चैप्टर में है? चैप्टर थर्ड में आपको दिखेंगे, और आर्टिकल 12 से 35 है। सो प्लीज इस आर्टिकल को ध्यान रखना, हम कई बार देख चुके हैं, बट जो इस सब्जेक्ट को ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है स्टूडेंट, उसको नहीं पता होगा, है ना। सो इसलिए वो थोड़ा सा नोट्स बनाते चले शॉर्ट में। सो आर्टिकल 12 to 35 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें बताया है। पर एक बात और बता दूं, ये चीजें ऐसी हैं, सब्जेक्ट ऐसा है ना, चाहे आप यूपीएससी के पेपर में बैठ रहे हो, चाहे आप एसएससी में बैठ रहे हो, चाहे आप टीचिंग में बैठ रहे हो, मतलब जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना भाई, वहां ये नॉलेज ऐसी है जो हमेशा काम आएगी। सो इसलिए मैं थोड़ी सी बेसिक भी डिटेल्स बताती चलती हूँ। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि इनिशियली कितने फंडामेंटल राइट थे। देखो यहां मैंने क्या लिखा है, 7 कैटेगरीज। मतलब अगर शुरुआत में वर्ड्स की ना, मतलब जो आपके सेंटेंस रहते हैं, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वही ऐसे वाले आपको फंसाते हैं कि आप कई बार वर्ड्स पर ध्यान नहीं देते। तो अगर पूछा जाए इनिशियली, मतलब शुरुआत में कितने थे हमारे मौलिक अधिकार, तो टोटल थे हमारे 7 फंडामेंटल राइट। समझ रहे हो आप इस बात को। पर लेटर ऑन, बाद में अमेंडमेंट हुआ, बाद में एक राइट आपका इसमें से हट जाएगा और उसके बाद वो कुछ और राइट बनेगा, ठीक है। अभी मैंने उसके बारे में बताया नहीं, पर इसी पेज में उसके बारे में है, सो आप देखोगे क्या है, ठीक है। सो पहले शुरू से कर लेते हैं फटाफट से। तो इन चीजों का ध्यान रखो, ये बेसिक स्टेटमेंट्स हैं जहां हम फंस जाते हैं कई बारी। हमें तो लगता है आज के टाइम में 6 हैं तो भाई 6 ही होंगे, अपन 6 मार्क कर आते हैं, पर जिन्होंने डीप में पढ़ा है वो मारेगा 7 पे मार्क, और फिर उसको 1 नंबर मिल जाएगा और अपना नेगेटिव मार्किंग में चले जाएगा। तो इसलिए पेपर थोड़ा ज्यादा जरूरी है, चाहे फॉरेन पॉलिसी वाला हो, चाहे ये इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया भी। ये अच्छी बात है पॉल साइंस वाले स्टूडेंट के सब्जेक्ट ऐसे है ना, आपको चाहे जनरल नॉलेज हो, चाहे आप मेंस में बैठ रहे हो, ऑप्शनल में कहीं भी बैठ रहे हो, बहुत हेल्पफुल है, बहुत, ठीक है। इसके अलावा राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है, समानता का अधिकार, फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, जो कि आपका अब हट चुका है। मतलब पहले ये मौलिक अधिकार में होता था, अब ये कानूनन अधिकार है, मतलब कानूनी अधिकार है। पहले आपका फंडामेंटल राइट था, अब ये किस में चेंज हो गया है, लीगल राइट में। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसीलिए आपके 6 अधिकार हैं अब, ठीक है। सो इस चीज को थोड़ा सा आप मेंटेन करके रखें, चाहे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए या आप अभी अपने पेपर में लिख के आओगे जो आपके ये सब्जेक्टिव वाले हैं। सो ध्यान रखना। सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर के अगर ये अधिकार नहीं मिल रहे ना, तो ये अधिकार है जो आपको बचाएगा और ये दिलाएगा आपको, ठीक है। ये बैठा है, ये कहता है हम बैठे हैं, तुम चिंता मत करो, ठीक है। सो सारी जिम्मेदारी इसकी है। सो राइट टू प्रॉपर्टी को अबॉलिश किया गया, कब किया गया? अब ये मजेदार बात है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और मैं बता रही हूँ आपको कि ये ऐसी चीजें सच में बहुत हेल्पफुल होंगी, एक बार बस ध्यान से पढ़ लो, पार लग जाएगी, ठीक है। सो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में, मतलब आप ये देख लो 44वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा हुआ। अब ये लीगल राइट हो गया, तो कौन से आर्टिकल के तहत हुआ? 300A। ये क्वेश्चन बना देगी लाइन, ये क्वेश्चन बना देगी लाइन, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और ये लीगल राइट है। नेक्स्ट है आपका, आप ये जो चैप्टर है ना, इसको हम 3 सेक्शन में पढ़ेंगे बेसिकली। फर्स्ट में हम जैसे फंडामेंटल राइट के बारे में देखेंगे, सेकंड में हम डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में देखेंगे। थर्ड में हम एनालाइज करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, क्योंकि कभी कभी इनके बीच में भी कोई कहता है कि हाँ भाई ये बिल्कुल सेपरेट हैं, कोई कहता है कि नहीं भाई डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीजें वो आप आगे देखोगे। सो फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो आपको पता है जो फंडामेंटल राइट है वो आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं, ठीक है। एक बात ये भी है कि आप इस चीज का ध्यान रखोगे कि कुछ ऐसे भी आपके राइट्स हैं इसमें जो आपने क्या किए हुए हैं, मतलब ओनली इंडियंस को अलाउ है, बाकी कुछ ऐसे हैं जो कॉमनली सिटीजन ऑफ इंडिया और आपके फॉरेनर्स दोनों को अलाउ है, राइट। सो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी, कि इमरजेंसी, आपको पता है जब इमरजेंसी लगती है तो कुछ चीजें आपकी, कुछ क्या सारी चीजें आपकी ना बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है एकदम से। तो इमरजेंसी के टाइम पे भी ना आपके ये जो फंडामेंटल राइट है ना, ये क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, पर सारे नहीं होते। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी कौन से वाले जो आपके बेसिकली आर्टिकल्स हैं या फिर राइट्स हैं जो आपके क्या होंगे,
सस्पेंड नहीं होते हैं। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है, ये एक्सेप्शनल है कि आपके ये दोनों राइट ऐसे होंगे जिसको आप सस्पेंड नहीं करोगे इमरजेंसी के टाइम पर। इमरजेंसी मतलब आपातकाल के टाइम पे, ठीक है। अब तुम मुझे कमेंट्स में ये बताओगे फटाफट से कि कौन कौन सी हमारी कितने टाइप की इमरजेंसी है और तीनों इमरजेंसी का आर्टिकल। मतलब तुम इस तरीके से लिखने वाले हो कमेंट में, जो भी आर्टिकल है इमरजेंसी का यहाँ आप आर्टिकल लिखोगे और फिर यहाँ नाम उस इमरजेंसी का। तो आपके जो भी हैं आप इस तरीके से लिख के मुझे बताओगे और साथ में अपना नाम ऐड करना मत भूलना। ओके, मैं देखूं तो सही मेरे स्टूडेंट सच में पढ़ रहे हैं, मेरी मेहनत सफल हो रही है कि गड़बड़ हो रहा है सिस्टम, ठीक है। अगर आप लोग बताते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ना आप लोगों को कुछ स्टूडेंट्स को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बाकी वापस से एक बार इमरजेंसी वाली चीजें मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। ओके, बट आई वांट कि आप कमेंट करो। ओके, सो आपका सेकेंडली अगर देखा जाए सो कुछ सर्टेन राइट हैं जो आपके ओनली इंडियंस को ही अलाउ हैं, वो विदेशियों को या फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करते हैं हम, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और मोस्ट ऑफ द जो आर्टिकल है आपके राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, है ना, इस टाइप के जो आपके आर्टिकल हैं वो आप ही के लिए बने हैं, जो अधिकार हैं। थर्ड में अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट जो है आपके वो इंटीग्रल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब अभिन्न अंग है, ठीक है। आप इसको वायलेट नहीं कर सकते। अगर इसका वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो आप सीधा सीधा कहां जा सकते हो? अदालत में, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ का सहारा लिया जा सकता है और आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वरना बहुत सारे सिनेरियो ऐसे होते हैं कि आपको एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है। हायरार्की समझते हो ना, जब आप ऐसे जाते हो, मतलब अगर यहाँ मैं छोटा सा बना के दिखाऊं तो इस तरीके से आपका ये हायरार्की वाला डिवीजन है कि पहले आपको इस लेवल पे जाना होगा, फिर आपको इस पे, फिर इस पे, मतलब पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे। बट फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के केस में क्या है कि अगर किसी ने उल्लंघन कर दिया, वायलेशन कर दिया, तो आप भाग के सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप। फोर्थली अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट आर नॉट नेचुरल, सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। देखो एक बात और है, ये नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझा दूंगी। जैसे मे बी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ऑल आर विजिटेड बाय सर्टेन लिमिटेशन। आपने क्या मतलब हमें मिली हुई है समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अब यार स्वतंत्रता का मतलब ये तो नहीं है ना यहाँ पे कि अगर मैं आपको फ्रीडम दे रही हूँ कि चलो आपको, जैसे आप पढ़ते भी होंगे हमारा जो इसके सब पार्ट्स हैं आर्टिकल्स के, आप इसमें देखते होंगे कि आपको देश में कहीं भी घूमने फिरने की आजादी है। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है आप घूमते हुए टहलते हुए नॉर्मल मतलब हाईकोर्ट चले गए, ठीक है। हालांकि हाईकोर्ट आप विजिट कर सकते हो। हाईकोर्ट चले गए इन द सेंस कि मान लो आप किसी जज के घर में चले गए, मेरा सेंस वो है, ठीक है। आप पीएम ऑफिस में डायरेक्टली ऐसे ही घुस जाओ, जी हम तो घूमने आए हैं, हमें तो फ्रीडम है, नहीं। अगर आपको जाना भी है तो एक पर्टिकुलरली आपको एक दायरा, ये एक प्रोसेस फॉलो करना है। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल, जैसे बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं, जैसे नॉर्मल ये रोड है आपकी, अगर यहाँ ये डेंजर जोन है, यहाँ लिखा हुआ है कि ये डेंजर है, ठीक है, आप फिर भी घुसे ही जा रहे हो, फिर भी आप जाए जा रहे हो अंदर, तो भाई यहाँ पे कोई होगा आपको रोकने के लिए कि नहीं आप यहाँ नहीं जा सकते, तो दिस इज लिमिटेशन। अब आप उससे बहस करोगे भाई मुझे तो पूरी पूरी फ्रीडम है, सो ये गलत है, ये लिमिटेशन के अंदर आता है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, आप खुद भी अवेयर हैं। सो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका चाहे कॉम्पिटेटिव में भी पूछा जाता है, एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है। और मैं बता रही हूँ, चाहे ये चीज़ ना हम 12th क्लास में भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और आई वॉन्ट अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ की तरफ तो अब दे लो, अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक है। ये डेट तो ना रट लो इन द सेंस खून में घोल लो इसको भी। सोते हुए कोई भी पूछे ना, UDHR बोल देते हैं कई बार इसको शॉर्ट में, और इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये यहाँ लिखी हुई है। तो ये आपको बताना चाहिए, इसको अनाउंस किया यूनाइटेड नेशन ने कितनी तारीख को, 10 दिसंबर 1948। सो डेट पूछी जाती है कई बार, सो हमें पता होना चाहिए, और आप अपने आंसर में मेंशन करके आएंगे जरूर से इनवाइटेड कॉमा के साथ, ताकि एग्जामिनर को मेंशन हो कि भाई बच्चे ने डेट भी लिखी है। अच्छा, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्वालिटी बढ़ती है आंसर की। एक बात और है, आप एक चीज का ध्यान रखोगे कि यहाँ ना भेदभाव नहीं किया जाता, मतलब ये कह रहे हैं किसी भी तरीके का आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलेगा। जैसे राइट टू लाइफ की बात हो रही है, सो ये एक इस टाइप का मतलब राइट है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कोई अगर फॉरेनर भी होगा ना तो आप उसको भी मतलब उसकी राइट टू लाइफ नहीं छीन सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके अलावा आप 5th पार्ट में देखोगे तो वो ये कह रहे हैं फंडामेंटल राइट है पॉलिटिकल डायमेंशन। देखो राजनीतिक आयाम है इसके, बिल्कुल है, क्योंकि आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन उठता है ना पॉलिटिकल जस्टिस का, प्रोसीजरल जस्टिस का, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप एक चीज जान लो कि जब आप इनको नहीं उठाओगे ना तो ये जो आपके फंडामेंटल राइट है ना, इसका जो स्कोप है ना वो काफी ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसे प्रश्नपूर्ण हो जाता है कि क्वेश्चनेबल हो जाता है। 6 में देखोगे फंडामेंटल राइट है जस्टिसिएबल, मतलब जस्टिसिएबल है मतलब आप जस्टिस करा सकते हो इसके बिहाफ पर अपना, मतलब मैं आपको अगर नहीं दे रही हूँ राइट टू एजुकेशन, जबकि आप कहते हो हमारा तो फंडामेंटल राइट है, तो आप सीधा सीधा कोर्ट जाओगे और कोर्ट
क्या करेगा, आपको आपका ये अधिकार दिलाएगा। तो इसको बोलते हैं जस्टिसिएबल, है ना, न्यायोचित है ये, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स एक बार इस टर्म को देख लेंगे। इसके अलावा वही वाली बात कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, और इनके आर्टिकल है 32 to 26 जिसमें बातें बोली गई है कि कभी ऐसी सिचुएशन बने तो आप सीधे सीधे यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे राइट टू इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, आर्टिकल 14 to 18 में कवर होता है। आप देखोगे आर्टिकल 14 स्टेट को ये बोला जाता है कि स्टेट की ये ड्यूटी है, स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी सिटीजन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब जो आपका राज्य है वो बिल्कुल भी मतलब ये काम नहीं कर सकता कि वो आपको ट्रीट करे इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अगेंस्ट। मतलब उनको विधि के समक्ष समानता प्रदान करनी पड़ेगी, विधि के समान संरक्षण देना पड़ेगा। समझ रहे हो, दोनों ही बातें अलग अलग हैं, पर ये मैं आपको इक्वालिटी वाले चैप्टर में अलग से भी बता दूंगी। बाकी हाँ, आप इस चीज को समझ लें कि कानून की नजर में सब समान है। मतलब चाहे क्राइम आप करो चाहे कोई नेता करे, इक्वली सजा मिलेगी। अगर लिखा है कि हाँ पर्टिकुलर क्राइम करने के लिए 7 साल सजा है, तो चाहे मैंने की या किसी उसने की, मतलब किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे ने की या फिर कोई भी लीडर हुआ उन्होंने की, तो इक्वल सजा मिलेगी। समझ रहे हो। सो ये है आपका एग्जाम्पल। सो आप इसके थ्रू समझ गए होंगे होप। अब देखो यहाँ ना जो हमने अभी बात पढ़ी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाली, है ना, या फिर इक्वल बिफोर लॉ वाली, अब इसके ऊपर भी ना 2 बातें हैं जो हमें बड़ी ध्यान रखनी चाहिए और हम सबको पता भी होना चाहिए। समझ रहे हो। सो ये बात है कि अगर आप देखोगे जैसे फर्स्ट नोशन है क्या कि पहली बात तो ये ब्रिटिश ओरिजिन है, मतलब ब्रिटिश मूल की ये धारणा है क्या कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर, जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रही थी कि ये आप हो, ठीक है, और ये हो गए आपके, मतलब एग्जाम्पल में कहा जाता है ऐसे कि चलो ठीक है पीएम के आपके वो हैं। सो आप ये देखोगे मतलब एग्जाम्पल दिया जाता है नॉर्मली कि हाँ चलो पीएम के बेटे, मतलब ऐसे क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट है तो हम उन्हीं से सीधा वो कर देते हैं जिससे कि समझ में आ जाए कि बड़ी से बड़ी अथॉरिटी, क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी हो गई। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, ये हाईएस्ट अथॉरिटी हो गई हमारी जहां हम ये बात समझ रहे हैं। और ये हो गया आम नागरिक, है ना, ऑर्डिनरी सिटीजन हो गया आपका, या फिर आम नागरिक। अब आप एक चीज देखो, क्राइम चाहे ये पर्सन करे, चाहे पीएम करे या उनके बेटे करे, कोई भी करे, मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी करे चाहे बिल्कुल आम आदमी करे, अगर कोई पर्टिकुलर क्राइम के लिए कोई भी आपने सजा फिक्स कर रखी है, मान लो फॉर एग्जांपल 10 साल या चलो 7 साल मान लेते हैं, ठीक है, 7 ईयर है, तो दोनों को ही 7 ईयर मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि इनको छूट दे देंगे हम। ये है आपका क्या, इक्वल बिफोर लॉ, सबके लिए इक्वल। तो ये बात ऐसी कही जाती है कि भाई ब्रिटेन से ये चीज देखी है हमने कि ब्रिटेन में ये चीज चलती है, तो अपन ने भी ये यूज की क्योंकि बहुत सही बात थी। यहाँ पे ना आप किसी को भी छूट नहीं देते, ठीक है। बट एक चीज और, 2 केसेस हैं थोड़े से तुम्हारे ऐसे जिसमें आप ऐसी बात करते हो, जैसे प्रेसिडेंट की बात हो गई और गवर्नर की बात हो गई, ठीक है। अगर वो अपना कोई काम कर रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ना, तो ये थोड़ा सा पॉलिटी में चले जाता है, पर चलो तो मैं बता देती हूँ हल्का सा कि इनकी अकाउंटेबिलिटी रहती है, मतलब जवाबदारी रहती है कि ये कोई भी काम कर रहे हैं तो इनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। पर प्रेसिडेंट्स और गवर्नर से ना कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, मतलब इनके टेन्योर के टाइम पे जिस टाइम में काम कर रहे हैं इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो ये बिल्कुल जवाब देने के लिए कोई बाध्य नहीं है। इसके अलावा कोई भी क्रिमिनल जो आपकी प्रोसीडिंग है, ठीक है, वो नहीं चल सकती इनके टेन्योर में इनके अगेंस्ट। तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, थोड़े एक्सेप्शनल चीजें हैं, स्टेटमेंट्स में भी पूछी जाती है तो पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे ड्यूरिंग टेन्योर, जिस टाइम पर ये लोग काम कर रहे हैं इनके कार्यकाल के दौरान कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, ये बात मैंने आपको बताई। पर एक चीज और है कि जैसे आप ये देखोगे ना, मतलब अनदर एस्पेक्ट अगर आप देखोगे, सो हम यूएस की बात करते हैं, है ना, कि यूएस में क्या चल रहा है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वहां ये चलता है। तो वो ये कहते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट देते हैं लॉ का, वो ये कह रहे हैं कि वाइल गिविंग राइट टू द सिटीजन, जब आप अपने राज्यों के जो नागरिक हैं, है ना, आप सबको जब अधिकार दे रहे होते हैं उस टाइम पे, सो स्टेट को सिर्फ ये देखना है कि जो जस्टिस है वो ऑल सेक्शन तक डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब ऐसा तो नहीं है अधिकार देते टाइम कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा है सोसाइटी का, या कोई एक ऐसा आपका वो रह गया वर्ग, है ना, कोई एक ऐसा वर्ग रह गया जिस तक न्याय पहुंचा ही नहीं, या फिर जिस तक जो भी आपकी स्कीम है, पॉलिसी है, वो पहुंची ही नहीं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है सीधा सीधा, प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रेस, कास्ट एंड रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। कहने का मतलब वही आपका आर्टिकल 15 में कि भाई आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करोगे। किस आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, जो चीजें बताई कि सेक्स के ब्याह पर, जैसे कई बार हो जाता है ना लड़का लड़की के आधार पे, जैसे आप ये देखोगे कि नॉर्मल कंपनीज में भी होता है, जैसे जो न्यूली मैरिड गर्ल्स होती है उनको कोई जल्दी से रखना प्रीफर नहीं करता, क्योंकि वो जो उनकी मैटरनल लीव है उसके चक्कर में, कि नई नई शादी हुई है, सो प्रेगनेंसी के दौरान क्या करेंगी, मैटरनल लीव को क्लेम करेंगी, सो उनको फिर पैसे देने पड़ेंगे, अनपेड होता है वो, कि मतलब वो जुड़ी रहेंगी पर उनको पैसे आते हैं, राइट। सो ये वाली चीज। इसके अलावा और भी है, जैसे बहुत सारी चीजें, ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल था,
अगर आप घरों में भी देखते होंगे कि जैसे कई बार बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता, पर बेटों को थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंशन मिल जाता है कि हाँ चलो तुम पढ़ लो, ये तो मतलब अपने घर जाके पढ़ लेंगी, या फिर इतना कि ये क्या करेगी पढ़ लिख के। ऐसी बहुत सारी चीजें दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं, सो अपन उतना ज्यादा एग्जाम्पल्स में नहीं जाएंगे, बट हाँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक दो एग्जाम्पल देती चलूंगी कि तुम्हें समझ में आए। इसके अलावा रेस, रेस समझते हो ना, रंग के आधार पे, जैसे ये सारे तमाशे बहुत चलते हैं ना, काला गोरा वाला सिस्टम, कि जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप न्यूज़पेपर में देखोगे आज भी चीज एग्जिस्ट कर रही है कहीं ना कहीं। न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आती है ना, वो शादी वाला वो जो पेज आता है, आप देखना उसमें इतना छोटा छोटा सा होता है, मतलब इतना ऐसे घुस के पढ़ना पड़ता है उसको, बिल्कुल ऐसे गौर से उसमें बात लिखी रहती है। लड़के की सारी डिटेल लिखी होगी, फिर डिमांड कर रहे हैं वो पढ़ी लिखी बहू भी चाहिए उनको, गोरी चिट्टी चाहिए, लंबी भी चाहिए उनको, भाई साहब उनको सारी चीजें चाहिए, उनको अपनी ही कास्ट में भी चाहिए, समझ रहे हो। सो रेस का ही सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और इवन इसके एग्जांपल आप वर्ल्ड में भी बहुत देखते होंगे, जैसे साउथ अफ्रीका ने कितना ज्यादा इसके लिए मतलब स्ट्रगल किया है और कितना सफर किया है, वो हम सबको पता है। इसके अलावा कास्ट वाला हम सबको पता है, उसके ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है। कास्ट, रिलीजन, इन सबके ऊपर बोलने की वाकई में जरूरत नहीं है, क्योंकि वी ऑल आर अवेयर, ठीक है, कि कितना कास्ट वाला सिस्टम चलता है, कितना रिलीजन के बिहाफ पे हम भड़क जाते हैं, भड़का देते हैं। इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ, कई बारी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भी हो जाता है कि अच्छा आप मतलब ऐसे प्लेस से आए हो जो अनडेवलप्ड है, रूरल है, ये सारी चीजें। तो स्टेट बिल्कुल मना कर देता है, भाई साहब आप डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकते हो, अगर डिस्क्रिमिनेशन कर दिया तो सीधा सीधा जाओगे जेल, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है, होटल, बाथिंग घाट्स, रेस्टोरेंट एंड पब्लिक प्लेस आर अलाउड फॉर एवरी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। एक चीज और कि जैसे आपकी कॉमन जो जगहें हैं, समझ रहे हो, तो वहां पे ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलरली आपने बना दिया कि यार ये इस जात के लिए होगा, ये इस धर्म के लिए होगा, या फिर मतलब कोई ऐसी ऐसी चीजें। अब आप इसमें ये मत कहने लग जाना कि भाई मतलब मैन वीमेन के लिए तो अलग होता है यार, वो एक अलग डायमेंशन है, मतलब वो सिक्योरिटी पर्पस है कि मैन वाले और वीमेन वाले में एक दूसरे में तो हम नहीं जा सकते ना। सो वो एक अलग चीज है, उसको इस एस्पेक्ट से नहीं जोड़ेंगे अपन, क्योंकि नॉर्मल मेंस के बाथरूम में थोड़ी वीमेंस जाएंगी, या फिर वीमेंस के वॉशरूम में मेंस थोड़ी जाएंगे। पर एक चीज और बता दूं, ये बिटर ट्रुथ है हमारी सोसाइटी का, कि जब आप ये जो आपकी होली रिवर है गंगा, या फिर आप ऐसे बड़े बड़े घाटों पे जाते हो, तो वहां आज भी ये कास्ट वाले जो हम कह तो देते हैं कि बाथिंग घाट्स वगैरह सबके लिए कॉमनली हैं, वो नहाने तो देंगे आपको, पर वो ये कह देते हैं पर्टिकुलर ना आप इस वाली जगह पे नहीं नहा सकते। आपसे पूछेंगे आप कहाँ किस कास्ट से, किस रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, एंड आपको फिर दूसरी जगह भेजा जाएगा कि नो दिस इज नॉट फॉर यू, आप उस वाली जगह पे जाके नहाइए, है ना। सो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं आज भी, बट ऑन पेपर और रियलिटी में काफी अंतर है, बात हम भी जानते हैं, ठीक है। और एक और बात है कि बहुत लोग आवाज नहीं उठाते हैं, फिर जो उठाते हैं तो बड़ा टाइम लगता है, तो प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा है ऐसा। सो ये वाली चीजें। इसके अलावा ये वाली बात है कि ये जो आर्टिकल है अप्लाई होता है स्टेट पर भी और इंडिविजुअल्स पर भी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि स्टेट की बात हो रही है, मतलब अगर मैं किसी रेस्टोरेंट की मालिक हूं और मैंने वहां किसी पर्टिकुलर कास्ट की वजह से किसी को वॉशरूम यूज नहीं करने दिया, या फिर अपने यहाँ नहीं खाने दिया, तो मैं इंडिविजुअल हो गई एक तरीके से, राइट, तो मेरे खिलाफ भी एक्शन होगा। अगर स्टेट कोई ऐसी हरकत करते हो तो स्टेट के खिलाफ भी होगा, दोनों के लिए बराबर है ये चीजें। इसके अलावा आप ये भी देखोगे कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, क्योंकि हर सेक्शन ऑफ जो आपका पॉपुलेशन है, राइट, ईच सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन कहीं ना कहीं सफर करता है, तो बहुत जरूरी है कि आप सबका स्टैंडर्ड मेंटेन करके चले, सबको मतलब आप ये कोशिश करोगे जस्टिस भी डिलीवर हो जाए, सबको इक्वली राइट्स भी मिल जाए, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसके अलावा स्टेट में स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, औरतों के लिए और बच्चों के लिए, इवन बुजुर्ग के लिए भी, जो आपके सीनियर सिटीजन है, सरकार उनके लिए, राज्य उनके लिए अलग से पॉलिसी बनाता है। साथ में आप ये देखोगे स्पेशल प्रोविजन बनता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, क्योंकि जिन्होंने बहुत ज्यादा पहले सफर किया है, आज बहुत जरूरी है कि आप उनको इक्वली फील कराओ कि हाँ आप भी इक्वली डेवलप कर सकते हो, और आप उनको इसलिए रिजर्वेशन एंड कोटाज वगैरह की फैसिलिटी देते हो। सो 10% जो रिजर्वेशन है वो वीकर सेक्शन को दिया जाता है सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। तो पब्लिक एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं आपके, वहां इस चीज को अलाउ किया जाता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है, राइट। इसके अलावा आप एक चीज और देखेंगे, ये IS 4 है, 104 है ना, 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसमें ऐसा हुआ है। सो इसको थोड़ा सा ना ठीक कर लेना, ये 104 है, ठीक है, 104वां जो आपका संविधान संशोधन है उसमें ये वाली चीज 10 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया उसको, तो ये 2030 तक हो गया है अब, ठीक है, कि 10 साल और आरक्षण मिलेगा, क्योंकि अभी भी हमने ना वो गोल मतलब नहीं किए हैं अचीव। और बहुत सारे लोग इस चीज पे भी आर्ग्यूमेंट करते हैं सम टाइम कि जैसे अपने आसपास लोग देखते हैं कि वो काफी डेवलप हो चुके हैं, बट स्टिल आप देखोगे इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया हैं जहां तक ये पॉलिसी पहुंच नहीं पा रही है, या फिर लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमें रूट्स तक ये चीजें ठीक करनी है, सो इसलिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा आर्टिकल 16 की बात कर लो, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। भाई कहीं भी आपकी जो भी आपकी कहते हैं ना कि सार्वजनिक तरीके से
कोई आपकी जॉब निकली है या फिर काम करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो सबको मिलेगी इक्वली। आपके साथ स्टेट कभी भी ना भेदभाव नहीं करेगा। कभी भी कोई फॉर्म निकलता है, आप देखते हो कहीं ये बात लिखी हो कि ये ओनली इस वाली कास्ट के लोग ही भर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलरली यही वाला रिलीजन भरेगा, ऐसा तो भाई हमने कहीं नहीं देखा। या फिर रेस की बात देखी है कि जहां पर ये वाली बात लिख रखी होगी कि सिर्फ गोरे लोग कर सकते हैं, या फिर जो कलर में डस्की है या जिनका कलर गेहुआ है वो कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। सो दैट मीन्स कि किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं होता एम्प्लॉयमेंट वगैरह के केसेस में भी। आर्टिकल 17 में आ जाओ, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये छुआछूत वाला सिस्टम कि मतलब जो पहले बहुत ज्यादा चलता था, ठीक है, इन दिनों ये चीज बहुत कम देखने को मिलती है बट स्टिल समटाइम देखने को मिल जाती है, राइट, जो कि गलत है। पर ये देखा जाए तो ये कानूनन गलत है और इसके खिलाफ क्या किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये चीज रियलाइज की थी कि भैया बहुत जरूरी है कि आप अपनी कंट्री को क्या करके रखोगे, क्योंकि इल ट्रीटमेंट है। मतलब कितना अजीब लगता है कि अगर कोई आपसे टच हो गया और आपने उसको ऐसे किया, भाई तूने मेरे को ऐसा अपवित्र कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लोग पहले मारपीट भी देते थे, बहुत बुरा हाल था, राइट। तो ये चीजें खत्म करने की जरूरत थी, क्योंकि उस इंसान को कैसा फील होता होगा। मतलब आप ये सोच के देखो, और आप और मैं हैं कौन, मतलब ये सारी हरकतें करने वाले, क्योंकि बने तो हम बिल्कुल कॉमनली है ना, मतलब ये सब तो ह्यूमन ने ही क्रिएट किया है। सो हम सबको ही इसको खत्म करने की भी जरूरत है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, द कांग्रेस गवर्नमेंट हैड इंस्टीट्यूटेड द सिविलियन भारत रत्न बीइंग द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू द एक्सीलेंट पर्सन। देखो एक चीज है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल वाली अलग बात है, यहाँ फुल स्टॉप लगना था, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो अलग शुरू हो रही है। तो पहले अबॉलिशन ऑफ टाइटल, मतलब पहले क्या होता था, हम ऐसे उपाधि देते थे जैसे कि महाराजा धीराज या फिर महाराजा, ऐसे ऐसे करके आप उपाधि देते थे ना, तो वो सब खत्म कर दी गई ताकि इक्वल ट्रीटमेंट रहे सबके साथ। दूसरी बात ये कि जो ये वाले आप देखते हो कि जैसे हम भारत रत्न अवार्ड दे रहे हैं, आप जैसे स्पोर्ट्स वगैरह की फील्ड में, साइंस, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, इन सब में आप देते हो ना ये सारे अवार्ड्स, तो आप ये अवार्ड तो दे सकते हो पर ये कोई टाइटल नहीं है। तो इस चीज को टाइटल समझने की गलती ना करें, ठीक है। ये एक सम्मान में दिया जा रहा है कि उन्होंने उसमें इतनी महारत हासिल की है, तो इसलिए उनको थोड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। बाकी आर्टिकल 18 याद रखना जरूरी है। राइट टू फ्रीडम की अगर बात करें तो आपको पता है आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है, जिसमें आर्टिकल 19 में ही आपके 6 फ्रीडम की बात हो रही है कि कौन कौन सी फ्रीडम है। जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप अपनी बातें रख सकते हो, पर आपको भी पता है लिमिटेशन है, मतलब आप लिमिट में बातें रख सकते हो। कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि जो वायलेंटफुल एक्टिविटीज करा दे, मतलब हिंसा भड़का दे, तो कोई ऐसी बात नहीं बोलनी, या किसी को अब्यूज करने का आपको राइट नहीं है, समझ रहे हो आप। इसके अलावा फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, अगर आपको कोई संगठन बनाना है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। कोई असेंबली करनी है, मतलब कोई सभा वगैरह आपको इकट्ठे करना है, सभा में बैठ के कोई कार्य करना है, आराम से आप करो, लोग इकट्ठे होकर कर सकते हो, पर हाँ शांतिपूर्ण तरीके से। मूवमेंट करने का भी अधिकार देता है, ठीक है, कि आप कोई आंदोलन वगैरह चलाना चाहो तो आप बिल्कुल शौक से चला सकते हो, पर हाँ वायलेंटफुल एक्टिविटी ना हो, तभी सरकार रोकती है। जैसे अब लोग क्या करते हैं, मूवमेंट के नाम पे आग लगाना शुरू करते हैं गाड़ियों में, या मतलब कोई ऐसी एक्टिविटीज करनी शुरू कर देते हैं जो कि सही नहीं है, तो ऐसे में फिर आपको रोका जाता है। अदरवाइज आपका पूरा पूरा अधिकार है कि आप आंदोलन कर सकते हो, आपको जो मर्जी ट्रेड करना है कर लो। पहले ये सिस्टम होता था कि वो जो आपका पूरा वो सिस्टम था ना, वर्ण सिस्टम जो है आपका पूरा ऐसे बटा हुआ था कि पर्टिकुलर मतलब ऐसे क्षत्रिय का अलग काम होगा, ब्राह्मण का अलग होगा, वैश्य का अलग, शूद्र का अलग। बट अब वो सिस्टम खत्म है कि ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कास्ट है वही पर्टिकुलर वही काम करेगी, नहीं। अब जिसको जो काम करना है, जो मर्जी आपका ट्रेड है भाई कर लो, कोई ऑक्यूपेशन अपना लो, कोई भी प्रोफेशन अपना लो, आपकी मर्जी। फ्रीडम टू होल्ड, एक्वायर एंड डिस्पोज अ प्रॉपर्टी, मतलब आपको वो वाली बात हो गई कि आप कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह को एक्वायर कर सकते हो, पर ये पहले फंडामेंटल राइट में होता था, अब ये फंडामेंटल राइट ना होकर अब ये क्या है, आपका लीगल राइट है, ठीक है, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 जनता गवर्नमेंट के टाइम पे हटाया गया था। आर्टिकल 20 की बात कर लो, ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन टू एन ऑफेंस। मतलब ये वो वाली बात हो गई, मान लो कि किसी ने कोई अपराध कर दिया, दोष भी मतलब उसको हो गया कि हाँ भाई मतलब दोष सिद्ध हो गया आपका, ठीक है, तो आपको संरक्षण मिलता है, कुछ कुछ चीजों का संरक्षण है। जैसे ऐसा नहीं है कि अगर आपके ऊपर क्लेम किया तो आपको आज से मैं अपराधी मान लूं, मतलब कि हाँ भाई तूने ही किया ये क्राइम। ऑल तो रियलिटी यही होती है कि एक बार पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पता लग जाएगी अच्छा आपने चोरी की है, तो आपका चोर का टैग लगी गया। वो बात अलग है कि कोर्ट में जाके वो चीज प्रूव हो गई कि नहीं जी इन्होंने नहीं की थी, पर जिस टाइम पे, जिस मोमेंट पे आप अरेस्ट हुए ना, उस टाइम पे वो टैग लग गया, जो कि गलत है वैसे देखा जाए तो, राइट। जब तक प्रूफ ना हो जाए अपन ऐसे कैसे कह सकते हैं। एक चीज और है, ये वो वाली बात कि मान लो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने वकील वगैरह को वो नहीं कर सकते, क्या अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। सो उन लोगों को भी आप राइट देते हो। हालांकि इस वाले आर्टिकल में सिर्फ इतनी सी बात है आपकी, क्या कि जैसे मान लो किसी ने कोई क्राइम किया, ठीक है, जैसे ये पर्सन है, इन्होंने कोई क्राइम किया, तो क्राइम करने की वजह से इनको हुई 2 साल की सजा,
ठीक है, अब 2 साल की सजा हो गई, एक बार हो गई, तो क्या इसी बंदे को सेम को मैं वापस से सेम क्राइम के लिए सजा दे सकती हूँ क्या? नहीं, मतलब एक क्राइम की सिर्फ एक ही बार सजा होगी, आप रिपीट नहीं कर सकते, समझ रहे हो? सो दोबारा नहीं कर सकते, और दोहरे खतरे से मतलब बचाने के लिए यही अधिकार है जो आपको बचा के रखता है, ठीक है। एक और चीज है, आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दोगे, मतलब कि आपको कोई जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता कि आप अपने खिलाफ गवाही दो, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है आपका, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही है कि जीवन का अधिकार है आपका, ठीक है। सो इसमें वही है कि कोई भी सिटीजन को आप मतलब नहीं छीन सकते किसी से भी, कि आप वंचित कर दो उससे कि भैया आपको ये राइट नहीं है, सो ऐसा कुछ नहीं है। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, ये भी इसी के अंदर ही आते हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, इसी से मिलता जुलता है, बस कुछ अल्फाबेट ऐड करना है, ठीक है। इतनी हिंट बहुत है, मेरी ख्याल समझ जाओगे तुम। बाकी इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया कब? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये जो तुम्हारे सीटेट वाले स्टूडेंट है ना, टीचिंग वाले जितने भी हैं, या फिर जितने भी आप DSSB में भी बैठोगे, या किसी भी टीचिंग वाले जो एग्जाम है उसमें तो ये पूछा ही जाता है, मस्ट है ना। बाकी वैसे भी पूछा जाता है नॉर्मल कॉम्पिटेटिव में, UPSC में भी पूछा जाता है, स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि वो पता है ऐसे पूछेंगे 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022, फिर आपको दे देंगे अलग अलग कि हाँ भाई ये वाला राइट जोड़ा गया, या फिर कोई और बात लिख देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें राइट टू एजुकेशन आपका जुड़ा था, ठीक है। सो ये छोटी सी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं आपकी नॉलेज में और एक उस स्टूडेंट की नॉलेज में जो सिर्फ नॉर्मल पढ़ा और पढ़ के भूल गया। ओके, आई होप कि मेरे स्टूडेंट ऐसा नहीं करेंगे। प्रिवेंशन डिटेंशन, आपको पता है निवारक निरोध की बात होती है, इसमें क्या है आपका, मतलब आपको असेंशियली 3 आपको अधिकार दिए जाते हैं। जैसा क्या? फर्स्टली, द एक्यूज हैज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड द कॉज ऑफ हिज अरेस्ट, मतलब पुलिस अगर आई इस बंदे को अरेस्ट करने के लिए तो उसको बताया जाएगा, ये पूछेगा भाई मेरे को क्यों आप कर रहे हो अरेस्ट, तो रीजन बहुत जरूरी है, राइट। सो सूचित करना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत लोगों को नहीं पता होता, मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि ये बेसिक चीजें जो हम सबको ना, मतलब ऐसा नहीं कि तुम पढ़ाई और पेपर की वजह से ही सोचो, ये ऐसी चीजें जो हमें वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कि कल को किसी के साथ हो जाए तो आप किसी को बचा सकते हो, भगवान ना करे अपने साथ ही कल को कोई घटना घट जाए तो हमें इतनी अवेयरनेस हो कि हमें बचना कैसे है, ठीक है। सो 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 आवर्स के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा, क्योंकि अभी ये बंदा, ये आपका मजिस्ट्रेट बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेश किया जाएगा, फिर ये बताएंगे हाँ भैया ये दोषी है कि नहीं है, और अगर है तो फिर केस चलाओ, नहीं है तो छोड़ दो, समझ गए। क्योंकि अगर मान लो 24 आवर्स का टाइम ना रखा हो फिर तो आपको पुलिस निकालती रहे आपसे दुश्मनी, क्योंकि बहुत लोग पर्सनल दुश्मनी भी खेल जाते हैं ऐसे में। और दूसरी बात यह कि हालांकि पुलिस ऐसा करती नहीं है, बहुत रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है, बट स्टिल आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो आपको कोई झूठे केस में फंसा रहा है तो यार कुछ तो सेफ्टी होनी चाहिए ना, तो ये सारे आपके सेफ्टी के लिए आर्टिकल 22 बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा तीसरा क्या है कि आप एक बात बताओ, आप अपनी बात रखोगे कैसे? कल को केस हो भी जाए तो वकील, बहुत लोग ऐसे हैं जो गरीब होने की वजह से अपना वकील हायर नहीं कर सकते, तो सरकारी वकील मिलता है उनको, समझ रहे हो। सो ये आर्टिकल 22 बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हम सबको पता होना चाहिए। आर्टिकल 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरीके का कोई भी शोषण नहीं करेगा किसी भी रूप में, ठीक है। इसके अलावा एबॉलिश होता है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग, मतलब वो इंसान को खरीदना और बेचना वो बिल्कुल अपराध है, दंडनीय अपराध है वो। और इसमें अधिकतर वही होता है जैसे छोटे बच्चे को भी बेच देते हैं, या फिर विमेंस के साथ काफी होता है। सो ये वाली चीज है कि ये बिल्कुल गलत है और ये खत्म है, तो मानव तस्करी को समाप्त करने की बात है इसमें। 25 से 28 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धर्म का अधिकार है कि आप कोई भी अपना धर्म वगैरह का प्रचार प्रसार कर सकते हो, अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हो, उपासना कर सकते हो, पर हाँ एक ही चीज, वायलेंटफुल एक्टिविटी अलाउ नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 27 में अगर आप देखोगे तो अगर आपको कोई भी टैक्सेशन वगैरह, मतलब कहते हैं ना कि स्टेट प्रिवेंट करता है, मतलब राज्य को रोकता है क्या ना, कि वो कोई कर वगैरह धार्मिक इंस्टीट्यूशन पर नहीं लगाएगा। 28 की अगर आप बात करोगे तो वो प्रिवेंट करता है, मतलब स्टेट अपनी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है रिलीजियस रिलेटेड तो वहां अपनी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। कहने का मतलब ये है, आपने बात साफ शब्दों में सुनी होगी, राज्य का कोई धर्म नहीं होता, स्टेट हैज नो रिलीजन, कभी भी स्टेट का रिलीजन नहीं है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी जो हॉलीडेज होती हैं, राइट, क्योंकि आपकी जितनी भी आपकी जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होती हैं आपको पता है उसमें आप किसी रिलीजन के हिसाब से छुट्टियां नहीं देते हो, आप क्या करते हो, ओवरऑल छुट्टी होती है। तो जो हमारा पूरा अकेडमिक कैलेंडर होता है या ईयरली कैलेंडर होता है, आप वहां देख सकते हो उसका प्रूफ। होली दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे गुरु पूरब हो, चाहे गुड फ्राइडे हो, मतलब चाहे बुद्ध पूर्णिमा हो, हर जगह आपकी हर चीज की छुट्टी होती है, राइट। इसके अलावा आर्टिकल 29 से 30 एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट है, सो पूरा राइट है आपको। इसके अलावा 29 में वही वाली बात है कि आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकते हो। ये किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए, जो अल्पसंख्यक है ना।
वो चाहें तो अपने कल्चर को मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को प्रीफर कर सकते हैं, उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा नहीं आप तो हिंदी इंग्लिश ही पढ़ाओ, उनकी कोई और लैंग्वेज है वो उसको परस्यू करें, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 30 पे आ जाओ अब इसी बात पे, एजुकेशन इन द स्कूल एंड अदर इंस्टीट्यूशन इन मदर टंग। कहने का मतलब ये है कि स्कूल के अंदर क्या कि एक लिमिटेड टाइम तक कोशिश ये की जाए कि हाँ भैया मदर टंग में बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि उनकी लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, सो जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज है आप उसी में ही उनको बेहतर समझा पाएंगे। ये वो वाली बात हो गई कि अगर मुझे मान लो मतलब मान लो कि मुझे मलयालम नहीं आती है समझ में, ठीक है, और मैं ऐसे स्कूल में पढ़ती हूँ जहाँ मलयालम में पढ़ाया जाए, तो भाई एक बात बताओ कि क्या कभी मैं डेवलप हो पाऊंगी, कभी मेरी नॉलेज बढ़ पाएगी? कुछ नहीं हो पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि जो मेरी मदर टंग है उसी में मुझे पढ़ाया जाए, समझ गए? सो ये वाली बात हो गई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32, जिसको आपके BR अम्बेडकर ने, ये भी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ऐसे डाल के देख लेना, आपको पता नहीं कितने प्रीवियस ईयरों में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, कि पूछ लेते हैं कि कौन से राइट को, फंडामेंटल राइट को बाबा साहेब अम्बेडकर ने या फिर BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज योर राइट आर्टिकल 32। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। संविधान की हृदय और आत्मा कहा है भीमराव अम्बेडकर ने। सुप्रीम कोर्ट और जो आपका हाई कोर्ट है 32 और 226 के थ्रू इनको मतलब पावर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि ये रिट्स को इशू करते हैं। रिट्स में आपके 5 रिट्स आते हैं, हैबिस कॉर्पस, ये एक साथ आएगा वैसे, ठीक है, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चरारी एंड क्यू वारंटो। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और बता दूं, हालांकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स को मैं हर जगह अलर्ट करके चलूं, इसलिए तो मैं अलर्ट कर रही हूँ। मैचिंग में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ना मानो ना तो डाल के देख लेना। नेट वाले एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, जो आपके मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन होती है। सीटेट में नहीं पूछा जाता क्योंकि थोड़ा सा लेवल की बात है, हालांकि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो क्या पता कल को पूछ ले। बीइंग पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हम सबको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। सो इसकी बात हो गई। इसके अलावा आप ये देखोगे कि यहाँ कुछ कुछ डिटेल्स दे रखी है हल्की हल्की सी। सो रिट्स अगर आप देखोगे नेचर में, जैसे हमने ये पढ़े, तो कितने रिट्स हैं आपके? टोटल 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ना, ये कॉमा हटा देना, मतलब जैसे आप अपने नोट्स बना रहे हो तो कॉमा हटा देना उसको, मतलब ये 5 है टोटल रिट्स, ठीक है। एक बात और है, इसको इशू कौन करता है? तो भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है, मतलब कोर्ट्स की बात है इसमें। अगर ये रिट्स इशू कब किए जाते हैं, क्या बात है, तो थोड़ा थोड़ा सा बेसिक समझ लो। हैबिस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? हैबिस कॉर्पस का मतलब सिर्फ एक ही है आपका, क्या कि इसका लिटरल मीनिंग यही है, टू हैव अ बॉडी, मतलब आपको क्या करना है, मतलब शरीर को पेश करना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ शरीर या टू हैव अ बॉडी, इसका लिटरल मीनिंग लिख दिया ये समझाने के लिए कि जो आपको याद है, अभी मैं बता रही थी कि अगर कोई पर्सन को आपने अरेस्ट किया या फिर पुलिस ने अरेस्ट किया, तो विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने आपको उसको क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट करना पड़ेगा। सो दिस इज हैबिस कॉर्पस, राइट, कि आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको इशू कर सकता है कि हाँ भैया उस बंदे को 24 घंटे के भीतर भीतर पेश करो। दूसरी बात क्या है, अगर आप आगे चलोगे, मैंडेमस की बात हो रही है ना, ये मिनिस्ट्रियल ऑर्डर होता है जिसमें आप क्या करते हो, अथॉरिटी, मतलब आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है कि जो बंदा अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो मैंडेमस के थ्रू क्या करते हो, रिट इशू कर देते हो कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, क्या कि अगर कोई भी अथॉरिटी अपने बियॉन्ड जा रही है, मतलब मान लो कि ये मेरी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। जैसे इसका एग्जांपल एक ही हो सकता है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल समझा रही हूँ आपको कि जैसे स्कूल में मैं बीइंग टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, या फिर चलो मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, कहीं भी पढ़ा रही हूँ, तो मेरा काम है क्या? सिर्फ पढ़ाना, राइट। मेरा काम बच्चों की फीस की रसीद काटना तो नहीं है, या फिर मैं तुमसे पैसे ले लेके वहां पैसे जमा करूं, नोटिस बोर्ड पे जाके नोटिस चिपकाऊं, ये सब काम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का है, ठीक है। या फिर आप इसको थोड़ा सा और ऊपर लेवल पर लेके जाओ, जैसे प्रिंसिपल सर है ना, टीसी काटने का अधिकार किसका? टीसी इशू कौन करते हैं? प्रिंसिपल सर। तो प्रिंसिपल सर वाली जगह पर मैं तो साइन करके टीसी इशू नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरी अथॉरिटी में नहीं है, समझ रहे हो? तो ऐसे ही ये आपके जो प्रोहिबिशन वाले केसेस होते हैं उसमें यही होता है कि कोई भी कोर्ट अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है या फिर कोई भी डिपार्टमेंट ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो उसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, तो भैया उस पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अथॉरिटी से कर रहे हो आप, मतलब आप बाहर जा रहे हो अपनी अथॉरिटी से, ठीक है। सर्चरारी का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट। कहने का मतलब ये हायरार्की बताई थी मैंने अभी आपको, है ना, कि आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया ये, ठीक है, ये हो गया आपका हाई कोर्ट हो गया, ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो अगर आपको इसको क्या कराना है? ट्रांसफर कराना है, कहाँ पर? हाई कोर्ट में, ठीक है। सो हाई कोर्ट में कराने के लिए आपको सर्चरारी का यूज करना पड़ेगा। सो ये है क्यू वारंटो की बात हो रही है। इशू अगेंस्ट दोज हु हैव इलीगल ऑक्यूपाइड द पब्लिक ऑफिस एट द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। मतलब क्यू वारंटो तब इशू किया जाता है जब किसी ने इलीगल तरीके से कोई पोस्ट ऑफ ऑफिस को होल्ड कर लिया हो। मतलब मान लो कि
सरकारी जो आपकी जितनी भी भर्तियां होती है, जॉब होती है, लीगल तरीके से कोई बंदा इन हो जाए या कोई भी पर्सन इन हो जाए तो उससे पूछा जाएगा किस अधिकार से आप यहाँ इस पोस्ट पे हैं, राइट। सो क्यू वारंट इससे पता चलता है। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, हमें पता होनी चाहिए, डेली लाइफ के लिए भी जरूरी है, हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जरूरी है, और जो पेपर तुम लिख के आओगे उसमें भी। तो ये लगा लो, ओवरऑल हर जगह काम आने वाली है चीज, तो ठीक है। तो जरूर समझ लेना, ना समझ में आए वापस बैक करो हल्का सा, फिर सुनो इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी। सो ये वाला पार्ट यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें और डिबेट्स वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो एक्सट्रीम लॉन्ग हो जाएगी फिर, ठीक है, आपको भी बोरियत हो जाएगी। सो अभी वाला जो पार्ट था उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और वहां तक अपनी नोट मेकिंग करते चलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ले आऊंगी। एंड थैंक यू सो मच बने रहने के लिए लास्ट तक। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब का टारगेट आपका 5000 का है, थोड़ा सा जोर लगा लो, कर लो थोड़ी सी मेहनत, है ना। और ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ओके। बाकी तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। बाय बाय।